शैतानी आत्माएं और डीमंस किसी की बॉडी को पोजेस या फिर किसी की बॉडी पर कब्जा कर सकते हैं। मतलब कि किसी की बॉडी के अंदर जाकर उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा लगभग सभी ने सुना ही होगा। कुछ लोग इन बातों पर आसानी से यकीन कर लेते हैं और कुछ लोगों का इन बातों में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज इस नाम की मूवी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है और इसकी स्टोरी एकदम असली कहानी पर आधारित बताई जाती है। तो चलो ज़्यादा इस मूवी के बारे में बात ना करते हुए इस रियल कहानी की असलियत को जान लेते हैं। मैं अमन सैनी आपका स्वागत करता हूँ मिस्ट्री ज्ञान में। 21 सितंबर 1952 में वेस्ट जर्मनी के बवेरिया में एक सिंपल और नॉर्मल रिलीजियस फैमिली में एक लड़की जन्म लेती है जिसका नाम रखा जाता है एना एलिजाबेथ एनालीज मिशेल। एनालीज के अलावा फैमिली में उसकी 2 और सिस्टर्स भी थी। उस टाइम पर वहाँ के सभी लोग अपने धर्म में बहुत विश्वास रखते थे, लेकिन मिशेल फैमिली वहाँ के ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा रिलीजियस थी अपने धर्म को लेकर। वो 3 सिस्टर्स हर हफ्ते 2 बार चर्च जाया करती थी। 1968 में जब एनालीज 16 साल की हुई तो उसने अपनी लाइफ का सबसे पहला सीवियर कॉन्वोल्यूशन एक्सपीरियंस किया। कॉन्वोल्यूशन मतलब अचानक से बेहोश या फिर अनकॉन्शियस हो जाना, अपनी बॉडी से कंट्रोल छूट जाना। एनालीज ने बताया कि उस हादसे के दौरान का कोई भी सीन उसे याद नहीं है और थोड़ी ही देर बाद वो नॉर्मल भी हो गई थी। लेकिन उस ही दिन रात में एनालीज अजीब सी किसी की प्रेजेंस को फील करती है। उसने बताया कि वो अपनी बॉडी पर किसी चीज़ का दबाव महसूस कर रही थी और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस एनालीज के साथ पहली बार ही हुआ था। तो उसके पेरेंट्स और बाकी किसी ने भी इस घटना पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और एनालीज भी कहने लगी थी कि वो अब ठीक है। लेकिन कुछ महीनों बाद एनालीज फिर से कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस करती है और अब एनालीज को उसके पेरेंट्स द्वारा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। डॉक्टर लूथी जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, एनालीज का ब्रेन एग्जामिन और उस पर काफ़ी टेस्ट करने के बाद बताते हैं कि कुछ भी तो गलत नहीं है उसके ब्रेन के साथ। उसका ब्रेन एक नॉर्मल और हेल्दी कंडीशन में था। कुछ दिनों बाद एनालीज को टीबी हो जाने की वजह से वो ट्रीटमेंट के लिए कुछ महीने हॉस्पिटल में बिताती है और कुछ महीनों बाद उसके टीबी के ट्रीटमेंट चलने के दौरान ही उसको एक थर्ड अटैक आता है, कॉन्वोल्यूशन या फिर सीजर का। लेकिन उसके थर्ड एक्सपीरियंस के बाद उसकी हालत बिगड़ती गई। एनालीज बताती है कि उसको दिन में कई बार डेविल फेसेस या फिर शैतानी चेहरे दिखाई देने लगे थे। एनालीज के दूसरे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वॉन हेलर द्वारा एग्जामिन किए जाने के बाद पता चलता है कि एनालीज को एपिलेप्सी है, जिसको हिंदी में मिर्गी कहा जाता है, और एनालीज की मेडिकेशन शुरू करा दी जाती है। लेकिन एनालीज की कंडीशन अब और भी खराब होती चली जाती है और अब ये एक्सपीरियंस एनालीज के साथ बहुत ही फ्रीक्वेंट या फिर मामूली तौर पर होने लगे थे। डॉक्टर्स द्वारा उस पर बहुत से चेकअप के बाद भी कुछ खास पता नहीं चल सका कि जस्ट एक मिर्गी की वजह से ये सब कैसे पॉसिबल है। 1970s में एनालीज अपने हाई स्कूल कंप्लीट करने के लिए जैसे तैसे मैनेज कर अपना स्कूल वापस से ज्वाइन करती है। मिड 1973 में एनालीज कॉलेज में टीचर के लिए अप्लाई करती है, लेकिन अब उसकी कंडीशन हाथों से निकलती जाने लगी थी। उसके हालात अब बहुत ज़्यादा बुरे होने शुरू हो गए थे। वो प्रे या फिर प्रार्थना करते समय हेल्यूसिनेट करने लगी थी। हेल्यूसिनेट मतलब कुछ भी डरावनी फिगर दिखने लग जाना जो कि असलियत में हो ही ना। वो ये भी बताया करती थी कि उसको किसी की डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि उसे कहती थी तुम श्रापित हो और नर्क में जाओगी। पूरे 5 साल उसके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद भी उसकी हेल्थ में कुछ अच्छा होते नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। और अब एनालीज रिलीजियस या फिर धार्मिक चीज़ों से चिढ़ने लगी थी। एनालीज से धार्मिक बातें करने पर वो भड़क जाती थी। लेट 1973 के आते आते एनालीज का बर्ताव और भी अजीब होता जा रहा था और उसका अपनी बॉडी पर से कंट्रोल ऑलमोस्ट छूटता जा रहा था। उसके पेरेंट्स ने उसका ऐसा बर्ताव देखते हुए उसको कॉलेज से निकालकर घर के एक रूम में बंद करना शुरू कर दिया था। और अब एनालीज के साथ रूम में बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ें होने लगी थी, जैसे कि रूम के डोर से बेवजह नॉक होने की आवाज़ आना, जिसकी आवाज़ उसके सिस्टर्स ने भी सुनी थी, और ऐसे ही बहुत से इंसिडेंट्स। रूम में आते ही जैसे उसके अंदर किसी आत्मा ने वास कर लिया हो और उसके हेल्यूसिनेशंस और आवाज़ सुनना बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया था। एनालीज एक जानवर की तरह गुर्राने लगी थी। उसको अब अपने आसपास शैतानी आत्माएं और डीमंस दिखाई देने लगे थे और मानो उसमें जैसे बहुत ताकत और एग्रेशन आ गया था।
और वो अपनी सिस्टर्स पे भी हमला करने लगी थी। वो अपने ही यूरिन को चाटा करती थी। कोल और कीड़े मकोड़े भी उसने खाने शुरू कर दिए थे और अपने कपड़े फाड़ कर फेंक देती थी। रिलीजन से जुड़ी कुछ भी चीज जैसे कि क्रूसीफर या फिर इनका होली वाटर देखते ही वो पागल हो जाती थी और उसकी आंख एकदम जेट ब्लैक हो गई थी। चर्च के अकॉर्डिंग ये सिम्टम्स शो करते हैं कि इस पर्सन में किसी शैतानी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। एनालिस के पेरेंट्स को पता चलते ही उन्होंने वहां के प्रीस्ट को एक्सॉर्सिज्म या फिर झाड़ फूक करने को पूछा, लेकिन शुरू में प्रीस्ट ने ये कहते हुए मना कर दिया कि एक्सॉर्सिज्म करने के लिए उन्हें बाइशप की परमिशन चाहिए। बाइशप मतलब उनके चर्च के कोई उच्च फादर, और उन्होंने एडवाइस दी कि उन्हें अभी मेडिकेशन ट्रीटमेंट को ही कंटिन्यू करना चाहिए। कुछ टाइम बाद उन्हें फादर अर्नस्ट ऑल्ट मिलते हैं, जो कि एनालिस को देखते ही समझ गए थे कि ये लड़की बीमारी से नहीं जूझ रही, बल्कि शी वॉज पोजेस्ड बाय डीमन और मे बी डीमंस। और उन्होंने ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वहां के लोकल बाइशप से परमिशन ली। उनके बाइशप ने ये एक्सॉर्सिज्म एकदम साइलेंटली करने को कहा और फाइनली 24 सितंबर 1975 में एनालिस का एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट हुआ। एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट होने से पहले उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि अब वो मरने के सपने देखने लगी थी। एनालिस ने पेरेंट्स को कहकर मेडिकेशन भी बंद करवा दी और उसने खाना पीना भी पूरी तरह से बंद कर दिया था। हर हफ्ते 1 या 2 बार उसका एक्सॉर्सिज्म किया जाता था। कुछ एक्सॉर्सिज्म 4 घंटे तक चलते थे। पूरे 11 महीने तक ऐसे ही एक्सॉर्सिज्म चलते रहे। अ टोटल ऑफ 67 एक्सॉर्सिज्म जो कि उसके ऊपर करवाए गए। और अब ये कुछ ऑडियो सुनो जो कि प्रीस्ट द्वारा रिकॉर्ड की गई थी उनके एक्सॉर्सिज्म करते समय। Ich will auch für die anderen Leute, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Als Kind Gottes. Ich hab ein Maul erschlagen. Die Ruhe. Ruhe gibt nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja, Nur Hass. Ja. Und wo nur Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Ihr Klötze. Nein, ihr Klötze. Und dann machen wir Klötze. im Namen deines Sohnes, ich bin Jungfrau, im Namen Jesu. रिकॉर्डिंग की मदद से एक्सॉर्सिज्म के टाइम का एनालिस का बिहेवियर आप इमेजिन कर सकते हो। वो एक जंगली जानवर की तरह चिल्लाती है। ये ऑडियो क्लिप्स बहुत ही ज़्यादा डरावनी सुनाई पड़ती हैं और इन ऑडियो रिकॉर्डिंग से ये रिवील हुआ कि प्रीस्ट, यूरेन्स और ऑल्ट्स 1-2 नहीं पूरी 6 आत्माओं से बातें करते सुनाई पड़ते हैं। और एनालिस रिकॉर्डिंग में अलग अलग लैंग्वेज में आर्ग्यूमेंट करती सुनाई पड़ रही है, जिसका मतलब है कि वो 6 डीमंस ही जिन्होंने एनालिस को पोजेस कर रखा है प्रीस्ट से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। और इनकी आइडेंटिफिकेशन के बाद पता चला कि ये शैतानी आत्माएं लूसीफर, जूडॉस, नेरो, केन, वैलेंटीन और द मोस्ट फेमस अमंग हिटलर। इन लोगों के बारे में आपको जानने की तो जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि ये अपने बुरे कर्मों की वजह से जाने जाते हैं। पूरे 67 एक्सॉर्सिज्म के बाद वो बेचारी 1 जुलाई 1976 को मर जाती है। पोस्टमार्टम में उसके मरने की वजह माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन बताई गई और ये भी रिवील हुआ कि उसके 2 दांत फ्रैक्चर, जेट ब्लैक आइज और उसके हाथों पर चोटों के निशान भी थे। एनालिस के घुटने भी ब्रोकन या फिर फूटे हुए थे। एनालिस ने अपने आप को बहुत चोट पहुंचाई हुई थी। हालांकि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स उसके ऐसे बिहेवियर या फिर उन डीमंस के बारे में कुछ श्योरिटी के साथ नहीं डिक्लेयर कर पाए, लेकिन पोस्टमार्टम के द्वारा उसकी मौत की वजह क्लियर थी। कोर्ट के अकॉर्डिंग उन प्रीस्ट और उसके पेरेंट्स की लापरवाही
उसकी मौत की वजह थी। उन प्रीस्ट्स को 6 महीने की जेल सुनाई गई, लेकिन पेरेंट्स पहले ही बहुत कुछ सह चुके थे, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। कुछ सालों बाद तक भी एनालिस की ऐसी कंडीशन और उसके बिहेवियर को लेकर बहस होती रही, लेकिन फिर भी कुछ श्योरिटी के साथ नहीं कहा गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में आप मेरे लिए कुछ भी छोड़ सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब।